नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। बिहार में जो कुछ रिजल्ट के जो एक रुझान आ रहे हैं वो वाकई सभी राजनीतिक पंडितों को फेल करने के लिए पर्याप्त हैं। ऐसा लगता है कि बिहार में इस समय भारतीय जनता पार्टी की बहार है, भारतीय जनता पार्टी की लहर है। हमने जो कुछ अभी तक सुना था, जो कुछ देखा था, तमाम सारी चीज़ों को झुटलाकर इस समय बिहार में एनडीए 200 के ऊपर का आंकड़ा पार कर चुकी है। यद्यपि अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आए हैं, लेकिन जो रुझान है और जिस तरह का वोटों का अंतर है वो बेहद चौंकाने वाला है। आखिरकार बिहार में हुआ क्या? क्या वाकई लोगों ने नीतीश कुमार को पसंद किया है, या बिहार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति ने काम किया है? क्या बिहार में लालू यादव और उनके परिवार को पूरी तरह से अब दरकिनार कर दिया गया है, पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है? तमाम सारे मुद्दे हैं, तमाम सारी बातें हैं, लेकिन मैं अभी मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार देव श्रीमाली जी को जोड़ने से पहले इतना बार समझ पा रहा हूं कि इस बार बिहार में मुख्यमंत्री कौन होगा। अब हालात ऐसे हो गए हैं, जनता ने इस तरह का जनादेश लगभग दे दिया है कि अब तो नीतीश कुमार जी पलटी भी नहीं मार सकते। पलटी भी मारेंगे तो भी अब उनका गणित जो है फेल होने वाला है। तो अब हम सीधे जोड़ते हैं देवश्री माली जी को और उनसे समझते हैं आखिर बिहार में क्या हुआ है। लेकिन मैं बता दूं, अभी जो आंकड़े मेरे सामने हैं उसमें लगभग 200 सीटों पर एनडीए और 37 सीटों पर महागठबंधन आगे है। स्वराज का कोई अता पता नहीं है। सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक बात यह है कि चिराग पासवान, जिसे लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, उनकी पार्टी 21 सीटों पर आगे चल रही है। आज अंदाज लगाइए, 25 उन्हें मिली थी, 21 पे आगे चल रही है। और सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई है भारतीय जनता पार्टी, जो लगभग 91 सीटों पर आगे है। और नीतीश कुमार की पार्टी केवल और केवल 79 सीटों पर आगे है। मैं जोड़ता हूं देव भाई को और उनसे समझते हैं हुआ क्या। देव भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आ रही है। हेलो जी आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। देव भाई, क्या हुआ क्या बिहार में? ये तो एक तरफ से सूपड़ा साफ हो गया पूरे विपक्ष का। और सोचिए, ये इस बार जनता ने जो जनादेश दिया है उसमें तो नीतीश कुमार के हाथ पैर बांध दिए कि आप पलट भी नहीं सकते। आपने पलटने की कोशिश की तो आप खुद पलट जाएंगे। इस बार इस तरह का जनादेश है कि जो पलटू राम की छवि है वो छवि भी एक तरह से मुझे लगता है चेंज हो जाएगी इस बार। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है कि पलटू राम की छवि बदल जाएगी, क्योंकि उनके पलटने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, वो गठबंधन वाले राज्यों में केवल गठबंधन सरकार के भरोसे नहीं रहती है। वो अपने, जैसे कहते हैं ना कि एक होता है सत्ता पाने के लिए गठबंधन, तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता तो पाती है गठबंधन करके, लेकिन वहां अपने पार्टी के काम के विस्तार के लिए काम करती है और वो लगातार उस दिशा में काम करती रहती है। आप महाराष्ट्र का देख सकते हैं, आप पंजाब का देख सकते हैं। भले ही पंजाब में उनकी पार्टी जीती नहीं, लेकिन अगर हम देखेंगे कि जिन जिन राज्यों, कर्नाटका का देख सकते हैं, जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी भले ही छोटी पार्टी के रूप में वो अपनी शुरुआत करती है, लेकिन उसका शुरुआत करने का जो मकसद होता है उसके कार्यकर्ताओं को भी पता होता है और पार्टी उसको लेके अपनी एक रणनीति तैयार करती है। एक होती है सरकार की रणनीति और एक होती है अपने संगठन को मजबूत करने की रणनीति। तो वो संगठन को मजबूत करने की रणनीति तैयार करती है। संगठन वहां अपनी विचारधारा के वोटरों को इकट्ठा करने की रणनीति बनाता है, गांव गांव तक, गली गली तक, घर घर तक पहुंचने की कोशिश करता है। और उस वही नतीजा है कि कई तरह के प्रोग्राम होते हैं उनके पास। एक होता है शॉर्ट टर्म प्रोग्राम कि आज हमको जिसमें फायदा है वो हम कर लेते हैं, लेकिन इस फायदा का हमको व्यक्तिगत लाभ नहीं उठाना है, संगठन के लिए लाभ उठाना है और पार्टी के काम को विस्तार देना है। जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी है नहीं, हम तमिलनाडु केरला की बात करें, तो वहां भी बिना सरकार के वो लगातार अपने काम को गति देते चले आ रहे हैं। और यही नतीजा है कि नॉर्थ ईस्ट में आज भारतीय जनता पार्टी की अपनी कई जगह पे सरकारें बन गई हैं। साउथ जो कहा जाता था कि उसके लिए अस्पृश्य है, वहां उन्होंने तमाम सारे स्वयंसेवक निकाले, तमाम सारे बड़े नेता संघ की तरफ से निकाल के खड़े किए, लीडर तैयार किए और लीडर तैयार कर करके अब इस स्थिति में पहुंचे कि हर जगह वो पार्टी अपने
एक अच्छे कहना चाहिए स्टैंड के साथ खड़ी है। तो ये जो आज की जीत है, या जो आप जिस सवाल आपने जो किया था कि पलटू राम का जो मामला है, वो आखिरी तक उनको इसीलिए साध रहे। देखिए, यहां हमको दो बातें समझना पड़ेंगी। नीतीश कुमार भी कमजोर होकर नहीं निकले हैं, नीतीश कुमार भी ताकतवर होकर निकले हैं। यानी नीति इतने सब कुछ के बावजूद उनकी भी उनकी लगभग 35 सीटें बढ़ रही हैं देव भाई, 35 मैं वही सीटें कह रहा बढ़ हूं रही आपको, हैं। मैं वही कह रहा हूं कि जिस अनुपात में बीजेपी की सीटें बढ़ी हैं, उससे दुगनी उसी बढ़ी हैं, अनुपात में उनकी भी सीटें बढ़ी हैं। दुगनी दुगनी। बीजेपी की 17 बढ़ रही हैं तो उनकी हाँ 35 बढ़ रही हैं। रविंद्र जी, लेकिन बीजेपी पहले कम सीटों पर चुनाव लड़ी थी, इस बार बराबर बराबर 101 102 सीटों पर चुनाव लड़ी है, इसलिए वो अपने को लग रहा है। लेकिन वो जो सीटें बढ़ने का सिलसिला है, नीतीश कुमार का अपनी जाति पर या कुर्मियों पर और उनको से जो प्रभावित लोग हैं या जिनको उन्होंने जाकर किया था, एक वो लोग उनके साथ अभी भी हैं। दूसरा जो है, नीतीश कुमार की जो नीति रही है महिलाओं के लिए, उन्होंने जो काम पहले से शुरू किया था और आखिरी इस एजेंडे तक ले आए थे, और यहां भी उन्होंने जो उनके लिए अनाउंसमेंट किया और पहली किस्त भेजी, वो इसमें एक मतलब एक बड़ा फैक्टर बना। और हम लोग उस फैक्टर का असर पहले मध्य प्रदेश में देख चुके थे, फिर महाराष्ट्र में देख चुके, और अब हमने बिहार में भी देखा है कि महिला एक बड़ा फैक्टर है। और वो फैक्टर सीधे पैसे डायरेक्ट नहीं, इसके बाद पता है, उड़ीसा में भी देखा है, उड़ीसा में उन्होंने बिल्कुल। सुभद्रा योजना शुरू की है। हाँ, तो वो अलग अलग नामों से भले ही योजनाएं शुरू की गई हो, लेकिन उनका असर है। और वो असर इसलिए है कि महिलाओं के पास जो अभी भी बड़ी संख्या में महिलाएं ऐसी हैं जिनके पास अपनी पॉकेट मनी के रूप में 1 रुपया 2 रुपया भी नहीं होता है। वो या तो अपने खर्चों में से कटौती करके कुछ पैसे बचाती हैं। तो अगर उनको डायरेक्ट कोई पैसा मिल जाता है, अब ये नीति गलत है सही है, इस पर हम अपन ये कह चर्चा सकते आज हैं नहीं करेंगे। कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़े तरीके से कम से कम महिलाओं को अपने पाले में कर लिया है, बड़ी संख्या में कर लिया है। और इसे अपने पाले में करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई अपनी पार्टी से फंड नहीं लगाया है, वहां की सरकारों के खजाने को उपयोग करके महिलाओं को अपने पाले में कर लिया है। बिल्कुल। देखिए, मैंने कहा ना आपको कि जब एक बार इसका जनमत संग्रह मतलब बनाने की कोशिश की गई थी कि फ्री बीज जो है ना नुकसानदायक है और उससे बड़ी दिक्कत हो रही है, प्रधानमंत्री जी ने इसको लेकर तमाम लोगों के सामने एक विचार भी रखा था। तो लेकिन बाद में पार्टी ने ये जजमेंट किया कि अगर हम फ्री बीज का ही इस्तेमाल करके अगर हम एक बड़ा वोट बैंक हासिल कर सकते हैं, तो क्यों ना इसका किया जाए। तो पहला जो प्रयोग रहा वो कोरोना के समय में हमने जो 80 करोड़ लोगों को खाना निःशुल्क देने की शुरुआत की, वो लगातार कंटिन्यू है। और उसके बाद हमने एक बड़ा वोट बैंक जो 50% के आसपास है, उनमें से भी बड़ी संख्या में महिलाएं ऐसी होती हैं जो पैसे के लिए परेशान रहती हैं। उनके खाते में लगातार, चाहे मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना हो, जैसी सुभद्रा योजना हो, या महतारी योजना छत्तीसगढ़ की हो, महाराष्ट्र की योजना हो, ये मुझे अच्छे से याद है, आपको भी पता होगा कि जब शिवराज सिंह ये योजना लेके आए थे तो भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व था वो इस बात से बहुत नाराज था और इत्तेफाक नहीं रखता था कि इस तरह की कोई योजना आनी चाहिए, क्योंकि बजट घाटा लगातार बढ़ता है और लोगों को दिक्कत होती है, टैक्सेशन बढ़ाना पड़ता है। लेकिन बाद में वही चीज, भले ही शिवराज जी मुख्यमंत्री नहीं है आज, लेकिन उनकी योजना जो है पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी लागू कर रही है। तो ये एक उनकी शिवराज सिंह जी की एक बड़ी सफलता है। जी रवि। चलिए, आपने बड़ी जानकारी दी कि ये जो 4 राज्यों में शिवराज सिंह की योजना लागू होने से भारतीय जनता पार्टी की जड़ें और गहरी हुई हैं। देव भाई, मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो पूरा देश समझना चाहता है, पूरा बिहार समझना चाहता है कि आखिर अब बिहार में शपथ कौन लेगा, भारतीय जनता पार्टी का नेता या नीतीश कुमार। ये सवाल करने से पहले मैं अपने तमाम दर्शकों को बता दूं, जो ताज़ी आंकड़ा है वो बता रहा है कि अभी जीत हार का किसी का भी रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन जो रुझान है उस रुझान में भारतीय जनता पार्टी को 91 सीटें, इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी 17 की बढ़त बना रही है। पिछले चुनाव की अपेक्षा 17 सीटों पर ज़्यादा आगे चल रही है। जनता दल यू, जिसको 79 सीटों पर बढ़त है और 36 सीटों की बढ़त मिल रही है इनको। लोकतांत्रिक जो जनता पार्टी है चिराग पासवान की, उसमें 22 पर आगे हो गई है, अभी 21 पे थी,
22 पे आ गए और 21 सीटों की बढ़त है। आप सोचिए, सबसे ज़्यादा लाभ में चिराग पासवान दिखाई दे रहे हैं। और यदि हम गठबंधन की बात करें तो केवल केवल 37 सीटों पर गठबंधन आगे है। इनमें 29 सीटें लालू प्रसाद यादव यानी तेजस्वी की पार्टी की हैं और मात्र 4 कांग्रेस की हैं, 4 सीपीआई की हैं। मतलब हालात ये हो गए हैं कि एक तरह से आप कह सकते हैं विपक्ष का सुपड़ा साफ जैसे हालात अभी देख रहे हैं। देव भाई, मैं ये समझ रहा हूँ आपसे, बताइए आपका क्या अनुमान है, बिहार में शपथ कौन लेगा? 14 तारीख तो आज हो गई है। लोग कह रहे थे तेजस्वी कि मैं 18 को सुबह शपथ लूँगा, अब वो तो भूल जाए, वो तो एक सपना रह गया। लेकिन अब सवाल ये है कि नीतीश कुमार को बीजेपी शपथ दिलाएगी या एक बार उनको कहेगी कि पलटना है तो पलट जाओ, अब तुम्हारे पलटने से कुछ नहीं होगा? नहीं, देखिए ऐसा तो नहीं होगा मुझे लगता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अब एक कंफर्टेबल जोन में पहुंच, जरूरत नहीं है। 92-93 सीटें हैं इनकी अभी, और अगर 22 सीटें मिला दी जाएं तो उन्हें किसी के भी समर्थन की जरूरत ही नहीं बनेगी, और वो लगभग जो 121 का आंकड़ा है 1-2 लोगों के साथ पूरा कर लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अभी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है, क्योंकि जगह जगह बोला गया है, तो इतनी जल्दी वो नहीं करेंगे कि इस तरह की कोई क्या परिस्थिति केंद्र में पैदा हो। सपोर्ट चाहिए इसलिए? ये आप केंद्र में अभी जिस तरह की सरकार है और उसमें नीतीश कुमार के जिस तरह के मेंबर्स हैं, उस तरह की स्थिति में आज की तारीख में नीतीश कुमार को शपथ दिलाया जाना की संभावना पूरी है। अभी एकदम वो नहीं करेंगे, हाँ, लेकिन नीतीश कुमार अगले 5 साल मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, ये अपनी जगह सही है। क्योंकि अगर शपथ अभी नहीं दिलाएंगे तो दिल्ली का भी एक गणित बन सकता है। लेकिन दिल्ली में भी जैसे कि आपने देखा होगा, रामविलास की पासवान की पार्टी के सदस्य जो है अपने बड़ी संख्या में लोग टूट कर चले गए थे, क्योंकि फिर 2 गेम भारतीय जनता पार्टी को खेलना पड़ेंगे। अगर वो पटना का गेम खेलती है तो उसके पहले उसको अंदर खाने दिल्ली का गेम भी खेलना पड़ेगा, और जेडीयू के जो सांसद हैं उन सारे सांसदों का एक तरह से बीजेपी में विलय कराना पड़ेगा। उसके बिना ये पटना का गेम तात्कालिक रूप से सफल नहीं होगा। जी रवि। देव भाई, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि अब भारतीय जनता पार्टी को बिहार में इंडिपेंडेंट सरकार बनाने के लिए बहुत कम सीटें चाहिए। मतलब यदि नीतीश को अलग करना है तो बहुत किनारे पर आ चुके हैं नीतीश कुमार जी, ये तो आप और हम देख रहे हैं। क्या ये संभावना है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कई राज्यों में किया है, हमने अभी महाराष्ट्र में भी देखा था कि शिवसेना को ही तोड़ दिया उन्होंने। क्या नीतीश की पार्टी टूटेगी, जिसकी संभावना है पिछले 15-20 दिन से लगातार सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूँ, ललन सिंह की भूमिका को भी देख रहा हूँ, तो क्या नीतीश कुमार की पार्टी अगले कुछ दिन में टूट सकती है? क्योंकि यदि ये टूटती है तो दिल्ली में भी नरेंद्र मोदी मजबूत होंगे और बिहार में भी बीजेपी मजबूत होगी। मैंने रविंद्र जी अभी आपसे यही कहा कि अगर उनको पटना का प्लान एग्जीक्यूट करना है इंडिपेंडेंट सरकार का, तो सबसे पहले दिल्ली के प्लान पर काम करना पड़ेगा। और वही जो बात है कि अभी जो जदयू के जो लोग जीत के आए हैं, उसमें लगभग 25 से 30 विधायक ऐसे हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं, यानी बीजेपी की रजामंदी से उनको टिकट भले जदयू से मिला था, लेकिन बीजेपी के डायरेक्टली संपर्क में है। और वो, लेकिन सब कुछ डिपेंड इस बात पर करेगा कि दिल्ली के जो सांसद हैं वो सांसद क्या करते हैं। अगर वो सांसद टूटने की स्थिति में होंगे अभी तत्काल रूप से, तो फिर नीतीश कुमार को शपथ नहीं दिलाई जाएगी। ये भी हो सकता है कि नीतीश के साथ जो है ना उनको समझौता करके बार्गेन कर लिया जाए और नीतीश को अलग बिठा के उनके लड़के का कुछ पुनर्वास का कुछ लॉलीपॉप पकड़ाया जाए, तो वो हो सकता है। लेकिन नीतीश कुमार की इस सरकार में किसी प्रकार की कोई भूमिका की जरूरत अब नहीं बची है। बीजेपी अगर चाहेगी तो उसको 2-4 सीटों की जरूरत है, तो कांग्रेस के लोग भी उसमें बैठे हैं और भी दूसरे। क्योंकि देखिए, मैं आपको बताऊं, जैसे कांग्रेस के जीतने वालों की संख्या 4 या 5 है, तो उसमें कोई बड़ा दल बदल का भी संभावना नहीं है। वो जा सकते हैं, और उसको लेके कोई इतने % चाहिए वो भी नहीं लागू होगा। खुद अगर हम लालू प्रसाद यादव की पार्टी की बात करें तो उस पार्टी की भी स्थिति लगभग वही है कि उनके जो 30 या 35 सदस्य जीत के आए हैं, उनमें से अगर 1/3 अगर निकालना है तो आसानी से निकल के चले जाएंगे, तो उनपे भी दल बदल का कानून लागू नहीं होगा। एक बात।
दूसरा सरकार अगर बन जाती है, लोग रिजाइन करके भी आ जाते हैं, तो दूसरी बार चुनाव में आके वो चुनाव जीत जाएंगे, इसकी पूरी संभावना है। तो सारे सारे तरह के विकल्प जो है ना भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। अब केवल उसके लिए दो ही बातें हैं कि सांसद लालू जेडीयू के टूटते हैं कि नहीं टूटते हैं। अगर सांसद तत्काल नहीं टूटते हैं, ये ऑपरेशन करना नहीं चाहती होगी बीजेपी, तो फिर वो नीतीश कुमार को शपथ दिलाएंगे। एक आखिरी सवाल है मेरा देव जी, आखिरी सवाल मेरा ये है कि इस बार हम ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे राजनीतिक अनुमान लगाने वाले पंडित फेल होते जा रहे हैं। आज कई एजेंसियों ने तो इस बार वो किया ही नहीं कि जो चुनाव के बाद में करते हैं सर्वे, और जितने भी आंकलन एग्जिट पोल के आंकड़े आए थे वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं। बेशक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुए हैं, जो अनुमान लगाए गए थे, चाहे वो भास्कर ने लगाए हो, एजेंसियों ने लगाया, हमने देखा कई जो एकदम से माहौल बदला है ये बार। तो क्या ये जो राजनीतिक पंडित फेल हो रहे हैं, एग्जिट के आंकड़े फेल हो रहे हैं, सारा टेक्निकल आधार पर ये लोग करते हैं, ये फेल हो रहे हैं? और दूसरी बात, राहुल गांधी जिस तरह के वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं, क्या आप ये मानते हैं कि बिहार के परिणामों ने राहुल गांधी के इस आरोप को खारिज कर दिया है और आगे जाके देश भी इसे खारिज कर सकता है? नहीं, देखिए, देश ने, आप समझिए, चुनाव परिणाम बताते हैं कि जनता ने वहां खारिज कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी या जब लोग वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं वो आरोप का वो काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि यही तो वो आरोप लगा रहे थे। तो आरोप तो वो तो कहेंगे देखो हमने आरोप लगाया तो सच साबित हो गया। लेकिन मेरा रविंद्र जी फिर भी ये कहना है कि सिर्फ आरोप लगाने से, सिर्फ जो है राजनीतिक चुनावी गठबंधन करने से कोई भी पार्टी सरकार में नहीं आ सकती। कांग्रेस जब तक सरकार में रही वो इसलिए रही थी कि उसके पास अपनी एक विचारधारा का वोट बैंक था। वोट बैंक इसलिए था कि विचारधारा के कार्यकर्ता थे, और कार्यकर्ता इसलिए थे कि उनके लिए प्रोग्राम था। अगर हम देखेंगे तो ये बीजेपी कोई 2 दिन में आगे नहीं बढ़ गई है। जनसंघ के जमाने से मध्य प्रदेश से लेकर पूरे देश में हमने देखा है, मध्य प्रदेश में तो फाउंडर रही है जनसंघ, यही स्थापित हुई। लेकिन यहां भी ऐसा नहीं है कि बीजेपी कोई बड़ी भारी बम्पर वोट से या जनसंघ से जीतती चली आ रही हो। लेकिन कांग्रेस का अपना एक सॉलिड बेस था, उसके कार्यकर्ता थे जो हर बात में अपने, उनको पता था। आज अगर हम किसी कार्यकर्ता से भी बात करेंगे तो वो कार्यकर्ता ये नहीं बता पाएगा आखिर कांग्रेस है क्या, और बीजेपी के अगर किसी कार्यकर्ता से बात करेंगे तो हर मुद्दे पर वो बता सकेगा, क्योंकि उनके प्रोग्राम चलते रहते हैं। वे अपने कार्यकर्ता को बिजी रखते हैं। वो अलग अलग, चाहे वो महापुरुषों के नाम पर आयोजन करें, चाहे वो संघ के नाम पर आयोजन करें, चाहे दूसरे राज्य आंदोलन करें, लेकिन हर कार्यकर्ता को महीने में कम से कम 2 बार अपने पार्टी के किसी न किसी कार्यक्रम में जाना होता है। जब कार्यकर्ता बार बार जाता है तो उसको गर्व की अनुभूति होती है, उसको विचार, वो जनता के सवालों का जवाब भी दे सकता है, उसमें एक उत्साह भी रहता है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, हम सब देख सकते हैं कांग्रेस में ना तो नेता को कोई उत्साह बचा है, ना कार्यकर्ता को उत्साह बचा है। उसका कारण यही है कि उनके पास कोई प्लान नहीं है। अब आप चुनाव के समय किसी भी दल से जाके गठबंधन कर लोगे, या क्योंकि जो गठबंधन बेमेल होते हैं, वो आप क्यों कर रहे हो? अगर गठबंधन इसलिए कर रहे हो तो पार्टी के काम को आगे बढ़ाना है तो ठीक है, लेकिन आपके पास, जब आप विपक्ष में हो, जब आप सरकार में नहीं हो, तभी आपके पास कोई प्रोग्राम नहीं है, तो सरकार में रहकर तो बिल्कुल भी नहीं रह सकता प्रोग्राम। तो यही कारण है कि वो जो है ना पार्टी लगातार वो इशू कुछ भी उठाए। अब जैसे पिछड़े वर्ग की हम बात करें, पिछड़े वर्ग के वोटों की इतनी बात कर रहे हैं, लेकिन जितने हमने अभी चुनाव परिणाम देखे हैं तो पिछड़ा वर्ग के बाहुल वाली ज्यादातर सीटों पर जदयू या बीजेपी के लोगों का कब्जा हो गया है बिहार में। तो आप इस आधार पर ही केवल इतने संख्या में वोट हैं और उन वोटों को हम ऐसा कर देंगे और वो सब मेरे पास आ जाएंगे, नहीं आएंगे, उनको वैचारिक रूप से जोड़ना पड़ेगा। देव भाई, एक सवाल जो मेरा अधूरा रह रहा है, ये जो राजनीतिक पंडित फेल हो रहे हैं, सारे वैज्ञानिक आधार पर एग्जिट पोल करने वाले फेल हो रहे हैं, इसके पीछे क्या मान रहे हो आप? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊंगा, अगर हम देखेंगे तो 90% जो एग्जिट पोल थे, उन पोलों ने उनको बताया था कि ये जो है बीजेपी जेडीयू की सरकार बनेगी कम संख्या। देखिए ये जो 4000 5000 का सैंपल होता है ना,
सैंपल आपको ट्रेंड बताता है, एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि कितने वोट आएंगे। तो अगर 2% वोटों का अंतर होता है, पिछली बार 1% वोट का अंतर था तो बीजेपी और जेडीयू की सरकार बन गई थी। तो अगर 2% 1% वोट का अंतर आता तो बाउंस हो जाता। और लेकिन ट्रेंड ये बताता है कि ट्रेंड कहां जा रहा है। ट्रेंड ये बता रहा था कि जेडीयू बीजेपी की सरकार बन रही है, क्लियर कट मेजोरिटी से बन रही है। ट्रेंड ये बता रहा था कि इनकी सीटें 100 भी नहीं आ रही हैं। आप सारे उठा के देख लीजिए, किसी ने भी 100 का नहीं दिया। अब वहां से घट के 80 आ जाएंगी या 60 आ जाएंगी या 24 ही रह जाएंगी। इतना माइक्रो तो कभी भी हो ही नहीं सकता है, चलिए क्योंकि एक छोटा सा सवाल और है, एक छोटा सा सवाल और है। ये बिहार इलेक्शन के बाद और बिहार में भारतीय जनता पार्टी की अप्रत्याशित सफलता के बाद संघ और बीजेपी के जो संबंध हैं उन पर क्या असर पड़ सकता है? क्योंकि अभी एक चर्चा ये थी कि संघ बिहार में जितना एक्टिव होना चाहिए बिहार में एक्टिव नहीं था, और यदि संघ एक्टिव नहीं था उसके बाद भी बीजेपी को इतनी सफलता मिलती है तो इसका संदेश क्या होगा? देखो रविंद्र जी, ये जो लोग संघ और बीजेपी के अंदर से नजदीकी से नहीं जानते, वही लोग इस तरह की बातें करते रहते हैं कि संघ नहीं था, बीजेपी थी, ऐसा है वैसा है। सच बात यह है कि संघ पूरी ताकत के साथ खड़ा होता है। कैसे खड़ा होता है कि संघ का मतलब संघ के विचारधारा के जितने भी लोग हैं वो वोटर तो ऑलरेडी बीजेपी के ही वोटर है ना, तो वो वोट डालते हैं। एक बात। दूसरी बात एक और है कि संघ का जो लीड करते हैं वो कौन लोग हैं, जो बीजेपी को लीड करते हैं वो कौन लोग हैं, वो संघ के ही तो लोग हैं। तो इसलिए ये कहना बिल्कुल बेईमानी रहती है कि संघ नहीं कर रहा था, ये कर रहे थे। मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी ये बात कही गई थी, और जब चुनाव परिणाम आ गए और हम देख रहे हैं सरकार चल रही तो कैसे चल रही, कौन चला रहा है, कौन उसके पीछे रहता है, ऐसा संघ रोजमर्रा की पार्टी की गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करता है, क्योंकि उनको सरकार से और सरकार की बाकी नीतियों से कोई लेना देना नहीं रहता। उनकी अपनी वैचारिक नीतियां हैं, जिसमें चाहे हिंदुत्व का मामला हो या कल्चर का मामला हो या इससे जुड़ी हुई जो संघ की गतिविधियां उनका मामला हो, वो उतनी तक उनकी सीमित रहती हैं और उतना ही सरकार का को हस्तक्षेप करते हैं। लेकिन जो वोट बैंक तैयार करते हैं वो वोट बैंक तो बीजेपी के साथ ही खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो वैचारिक रूप से बीजेपी की जो विचारधारा है और संघ की विचारधारा है दोनों नजदीक पाते हैं। तो ये कहना सही ना हम पहले मानते थे ना आज मानते हैं कि वहां संघ ने कोई गलत किया होगा या बीजेपी और संघ के बीच में किसी प्रकार की दूरियां थी, है या रहेंगी। बस देव सिंह जी, एक छोटा सा सवाल अचानक मेरे दिमाग में आया है कि बिहार इलेक्शन की एक और खासियत थी कि यहाँ रणनीतिकार भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह खुद डेरा डाल के बैठे थे, और अमित शाह जी इस सीमा तक बिहार के इलेक्शन से जुड़े थे कि वहाँ की हार और जीत को भी वो अपने सिर पे लेने को तैयार थे। तो क्या आप ये मानते हैं कि ये जो अप्रत्याशित जीत हुई है ये पूरी रणनीति बनी है, उससे अमित शाह जिनको लेकर पिछले दिनों काफ़ी अटकलें चल रही थी, अमित शाह और ज़्यादा ताकतवर हुए, और ये जीत भी अमित शाह की जीत है क्योंकि अमित शाह ने ना पार्टी अध्यक्ष को वहाँ लगाया, ना पहले की जो अश्वनी वैष्णव और भूपेंद्र यादव जी को भेजते थे, उनने ये पूरा इलेक्शन अपने सिर पे लिया और अपने ही मतलब कहना चाहिए पूरी रणनीति से इस इलेक्शन को अपने कब्जे में लिया। क्या कहेंगे अमित शाह जी को लेकर? देखिए, मैं आपको बताऊं कि चुनाव सारे के सारे अमित शाह ही लड़ते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश का चुनाव हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल का चुनाव हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का चुनाव हो। लेकिन सामने किसको रखना है ये पार्टी अपनी रणनीति के तहत और जरूरत के हिसाब से तय करती है, क्योंकि जहां लड़ाई अलग तरह की है वहां अमित शाह खुद मैदान में रहती है। लेकिन रणनीति बनाने में हम सबको पता है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी पता है कि अमित शाह की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अमित शाह की महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए रहती है कि वो भारतीय जनता पार्टी में जो लीडरशिप है उसमें 2 नंबर के अध्यक्ष और अध्यक्ष छोड़ दीजिए, वो पद है, वो तो किसी को तय कर दिया जाता है, वो दे दिए जाते हैं, उनका कोई बहुत रोल नहीं होता। जैसे कि हम देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो पैटर्न है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पैटर्न है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पैटर्न में जो प्रथम आदमी व्यक्ति होते हैं जैसे कि डॉक्टर मोहन भागवत जी हैं, उनका काम सिर्फ अपनी नीतियों का जो संघ की विचारधारा है उसका प्रचार प्रसार करना होता है, और अंदर जो संघ का संचालन की गतिविधियों से उनका कोई संबंध नहीं रहता है। उसका संबंध जो नंबर 2 होते हैं, सर सहकारवाह होते हैं, उनका रहता है।
तो इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में है कि जो लीड कर रहे हैं वो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, लेकिन उनका पार्टी के संगठनात्मक संचालन की गतिविधियों से कोई ज्यादा संबंध नहीं रहता। जहां तय करके बता दिया जाता है कि यहां यहां आपको भाषण देना है, वहां जाएंगे। तो वो जो दूसरी भूमिका है, वो भूमिका शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी में नंबर 2 के पास रहती है, जैसे कि संघ में रहती है। पहले अडवाणी जी के पास रहती थी, फेस जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी रहते थे, और पीछे से पूरा का पूरा जो संचालन है पार्टी को आगे बढ़ाने का, वो काम पहले अडवाणी जी करते थे, और अब ये काम अमित शाह जी करते हैं। तो उनका कद बढ़ने घटने की बात नहीं, वो अपने कद के हिसाब से पार्टी ने जो उनको काम दिया उसमें वो शीर्ष पर थे, शीर्ष पर हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, हमने देव श्रीमाली जी जो मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, हर विषय को हमने समझने की कोशिश की। मुख्यमंत्री कौन होगा, संघ की क्या स्थिति होगी, अमित शाह जी की रणनीति किस तरह सफल हुई, तमाम सारे मुद्दों को बेबाकी से उन्होंने पूरे एक एक सवाल का जवाब दिया है। तो निश्चित तौर पे देव श्रीमाली जी का कहना है कि बेशक सीटें कितनी भी किसी को मिल जाएं, इस शपथ तो नीतीश कुमार को ही दिलवाएगी बीजेपी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है। ये बात दूसरी है कि नीतीश कुमार अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे, फिलहाल शपथ नीतीश कुमार लेंगे, ऐसा उनका अनुमान है। हमने बहुत सारे मुद्दों पर बात की। बहुत बहुत धन्यवाद देव श्रीमाली जी का। और आपको यदि हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।